दोस्तों, पावर यानी ताकत क्या होती है? क्या पावर वो है जो माइक पर चिल्लाकर भाषण दे, या पावर वो है जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया का नक्शा बदल ले? इमेजिन कीजिए एक ऐसे आदमी को जिसका चेहरा देश के लोगों ने कभी नहीं देखा, जिसकी फोटो किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपी, जो मीटिंग्स में जाता था लेकिन रजिस्टर में उसका नाम नहीं होता था। वो आदमी जो इंदिरा गांधी के कान और आंख था। जब दुनिया कहती थी कि इंडिया कमजोर है, तब इस आदमी ने पाकिस्तान को बीच से काट दिया। 1971 वॉर। जब अमेरिका ने इंडिया को धमकाया, तब इस आदमी ने इजराइल के साथ मिलकर सीक्रेट अलायंस बनाया। दुनिया कहती है कि जेम्स बॉन्ड सबसे बड़ा स्पाई है, लेकिन जेम्स बॉन्ड एक फिक्शनल कैरेक्टर है। इंडिया के पास एक रियल जेम्स बॉन्ड था, जिसका नाम था रामेश्वरन नाथ काओ। वो आदमी जिसे काओ बॉय कहा जाता था, जिसके बनाए हुए जासूस आज भी दुश्मन के घर में बैठे हैं। आइए खोलते हैं उस टॉप सीक्रेट फाइल को। ये है उनका मैप, प्लान और रूट। चैप्टर 1, द फेलियर ऑफ 1962 एंड द बर्थ ऑफ रॉ 1968। कहानी शुरू होती है 1962 की हार से। चाइना ने इंडिया पर हमला किया और हम हार गए। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई थी। हमें पता ही नहीं था कि दुश्मन क्या कर रहा है। उस वक्त इंडिया के पास अलग से कोई स्पाई एजेंसी नहीं थी, सिर्फ आईबी थी जो देश के अंदर काम करती थी। 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया। फिर से वही गलती, इंटेलिजेंस फेलियर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया, बस बहुत हो गया। हमें एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो देश के बाहर अब्रॉड काम करे, जो दुश्मन के हमला करने से पहले दुश्मन के दिमाग को पढ़ ले। उन्होंने आर.एन. काओ को बुलाया। काओ उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन उनका दिमाग शतरंज के ग्रैंड मास्टर जैसा था। इंदिरा गांधी ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक नई एजेंसी बनाओगे? काओ ने सिर्फ एक शर्त रखी, मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं रिपोर्ट सिर्फ आपको करूंगा, बीच में कोई मिनिस्टर, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आएगा। इंदिरा मान गई और 1968 में जन्म हुआ रॉ का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। काओ ने 250 लोगों को चुना। वो ऐसे लोग थे जो भीड़ में गायब हो सकते थे। काओ ने उन्हें सिखाया, तुम्हारी जीत का जश्न कोई नहीं मनाएगा और तुम्हारी मौत पर कोई नहीं रोएगा। यही एक स्पाई की किस्मत है। चैप्टर 2, ऑपरेशन जैकपॉट, कटिंग पाकिस्तान इन हाफ, 1971। रॉ बनने के 3 साल बाद ही काओ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया। 1971। पाकिस्तान अपनी ही जनता, बंगालीज इन ईस्ट पाकिस्तान को मार रहा था। इंडिया चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाए और बांग्लादेश बने, लेकिन सीधा हमला करना मुश्किल था। काओ ने एक मास्टर प्लान बनाया, ऑपरेशन जैकपॉट। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ऑपरेशन माना जाता है। प्लान ये था, हम पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे, हम पाकिस्तान को अंदर से तोड़ेंगे। काओ के एजेंट्स ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में घुस गए। उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स और टीचर्स को ट्रेन किया। उन्होंने मुक्ति बाहिनी यानी गेरिल्ला आर्मी बनाई। रॉ ने उन्हें हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और इन्फॉर्मेशन दी। जब जनरल सैम मैनेकशॉ ने इंडियन आर्मी को भेजा, तो आर्मी के पहुंचने से पहले ही रॉ ने पाकिस्तानी आर्मी के कम्युनिकेशन लाइंस काट दिए थे। काओ के एजेंट्स ने पाकिस्तानी पायलट बनकर पाकिस्तान के प्लेन्स को हाईजैक करवाया, ताकि इंडिया को वॉर स्टार्ट करने का बहाना मिले। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने घुटने टेक दिए। एक नया देश बना बांग्लादेश। ये जीत आर्मी की थी, लेकिन इस जीत की स्क्रिप्ट आर.एन. काओ ने लिखी थी। वो पहले ऐसे स्पाई मास्टर बने जिन्होंने दुश्मन के देश के 2 टुकड़े कर दिए। चैप्टर 3, द मर्जर ऑफ सिक्किम, द साइलेंट टेकओवर। 1970s में सिक्किम एक अलग देश था। वहां एक राजा चौगेल का राज था। चाइना चाहता था कि सिक्किम उनके साथ आ जाए। अमेरिका भी सिक्किम में इंटरेस्ट ले रहा था। अगर सिक्किम चाइना के पास चला जाता, तो इंडिया की गर्दन चिकन्स नेक कॉरिडोर कट जाती। इंदिरा गांधी ने काओ से कहा, सिक्किम हमें चाहिए, लेकिन खून नहीं बहना चाहिए। काओ ने कहा, हो जाएगा। काओ ने सिक्किम में अपने एजेंट्स भेजे। उन्होंने वहां की जनता के दिमाग में डेमोक्रेसी का बीज बोया। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि काजी लेंदुप दोरजी को सपोर्ट किया, जो इंडिया के साथ आना चाहते थे। धीरे धीरे राजा चौगेल अकेला पड़ गया। जनता सड़कों पर आ गई, हमें राजा नहीं चाहिए, हमें इंडिया चाहिए। 1975 में इंडियन आर्मी सिक्किम गई। राजा के महल के बाहर खड़ी हुई। राजा के गार्ड्स ने सरेंडर कर दिया। बिना एक गोली चलाए, सिर्फ पॉलिटिकल वॉरफेयर से सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। दुनिया देखती रह गई कि ये कैसे हुआ।
ये था रामेश्वरन नाथ काव का जादू। उन्होंने इंडिया का नक्शा बड़ा कर दिया था। चैप्टर 4 द काउबॉयज एंड द ब्लैक कैट्स लेगेसी। काव सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ रहे थे, देश के अंदर भी खतरा था। उन्होंने एनएसजी या ब्लैक कैट्स बनाई, वो एलीट कमांडोज जो आज भी इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। काव के ऑफिसर्स को काउबॉयज कहा जाता था। वो ऐसे एजेंट्स थे जो इजराइल की मोसाद और रशिया की केजीबी के साथ बराबरी करते थे। एक बार काव इजराइल गए। वहां उन्होंने मोसाद की चीफ से सीक्रेट मीटिंग की, क्योंकि इंडिया और इजराइल के ऑफिशियल रिश्ते नहीं थे। लेकिन काव जानते थे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब रोकने के लिए इजराइल की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने वो नींव रखी जिस पर आज इंडिया इजराइल की दोस्ती खड़ी है। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद काव ने रिटायर होने का सोचा, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें वापस बुला लिया। 2002 में इस लेजेंडरी स्पाई मास्टर की मौत हुई। उनकी मौत पर भी शोर नहीं हुआ। बहुत कम लोग उनके अंतिम संस्कार में गए, क्योंकि वो यही चाहते थे, साइलेंस। कंक्लूजन, द आर्ट ऑफ इनविजिबल पावर। दोस्तों, आर.एन. काव की जिंदगी हमें 3 टॉप सीक्रेट लेसन्स देती है। 1. द मैप, इंफॉर्मेशन इज पावर। उन्होंने 1971 में वॉर जीती क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन थी। लेसन, अगर आपको दुश्मन की कमजोरी पता है तो आप बिना लड़े भी जीत सकते हैं। 2. द प्लान, वर्क इन साइलेंस। उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया, कभी इंटरव्यू नहीं दिया। लेसन, अपनी सफलता का ढिंडोरा मत पीटो, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। 3. द रूट, पॉलिटिकल वॉरफेयर। सिक्किम को हथियार से नहीं, दिमाग से जीता। लेसन, दुश्मन के शरीर को हराने से बेहतर है उसके दिमाग यानी माइंडसेट को हरा दो। आज अगर इंडिया सुरक्षित है, अगर सिक्किम हमारा हिस्सा है और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो उसका श्रेय जाता है उस आदमी को जो कभी कैमरे के सामने नहीं आया। इंडिया का अपना रियल जेम्स बॉन्ड। उठो, खामोशी से काम करो। जय हिंद।